नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एमएस आडर और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए चैप्टर 9। राहुल ने धीरे से कहा, ये सच है, मैं कई सालों बाद मेरी मुंह बोली बहन कृति से मिल रहा हूं। मॉम और वीना मासी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। यार सुनैना, तुम हमेशा से इतनी बेवकूफ़ हो या फिर बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रही हो। सुनैना ने प्यार से राहुल को एक चपत लगाई। हिमांक जो अब तक खामोश था अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर सुनैना का दिल धड़क उठा। उसकी आंखें हिमांक को देखने लगी जैसे वो किसी सवाल का जवाब खोज रही हो। मन ही मन उसने सोचा, काश आप मेरे जीवन साथी बनते। दूसरी ओर सौम्या ने सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ हिमांक के ऊपर फोकस किया। उसके मन में हलचल थी। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ सही होते हुए भी कुछ अधूरा है। उसने हिमांक को देखा और मन ही मन कहा, तुम्हें मेरी परवाह भी है क्या हिमांक? तुम मुझे समझते भी हो क्या? लेकिन उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ गई। सभी धीरे धीरे होटल के अंदर प्रवेश कर गए। चारों ओर खुशियों की चमक थी, लेकिन कुछ दिलों में हलचल भी थी। सौम्या ने अपने मन में सोचा, क्या कृति का संकोच दूर होगा? शादी की ये रात सिर्फ एक नए रिश्ते की नहीं बल्कि अनकहे जज्बातों की भी है। आई होप कि सब ठीक हो जाए। अचानक से सौम्या की नज़र घबराई हुई कैथरीन पर पड़ी। उसके हाथ एक अजनबी लड़की थी और सौम्या बस उन्हें ध्यान से देख रही थी। सौम्या ने तुरंत उसके पास जाकर पूछा, अरे तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? कैथरीन ने धीरे से कहा, एक सुसाइड अटेम्प्ट का केस आ गया था, बस उसी वजह से। और वो कोई और नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड रीटा यानी कि ये लड़की है। सौम्या ने परेशान होकर कहा, अरे तो तुम इन्हें आराम करने के लिए हॉस्पिटल में रखती ना, बेचारी को यहाँ क्यों ले आई? कैथरीन ने कहा, ये पागल कुछ भी कर सकती है। इसने आज सुबह घर पर बहुत सारी मेडिसिन खा ली थी। हम लोगों ने इसे ज़बरदस्ती उल्टी करवाई। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हंसा ने मुझे इसे बाहर घुमाने के लिए कहा, इसीलिए तो हम यहाँ पर आ गए। सौम्या ने रीटा की ओर देखा और पूछा, तुम मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? रीटा की आंखों में लगातार आंसू टपके जा रहे थे। उसने कहा, मैं गांव के लोगों के मतलबी और लालची व्यवहार से बहुत परेशान हूँ। मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। बगल वाले घर में मेरी लालची मौसी रहती है। मेरे मामा लोग मिलकर मेरी अकेली बूढ़ी माँ की ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ज़मीन के आधे कागज़ हैं। मेरी चाची बहुत ही नीच औरत है, एकदम हरामखोर। वो आराम से शहर में बैठकर सारा ड्रामा देख रही है। मेरी एक मतलबी बहन है, उसे माँ की हालत से कोई मतलब नहीं। मैं अकेले क्या करूँ? पुलिस बेकार है, गांव का मुखिया भी फालतू है। मुझे बस हमेशा आत्महत्या करने का मेरा बस मन करता रहता है। सौम्या ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। उसने उससे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वे तीनों आराम से गोला बनाकर कुर्सियों पर बैठ गईं। सौम्या ने गहरी सांस ली और कहा, तुम जो बता रही हो वो सुन के मुझे भी बहुत दुख हो रहा है यार, लेकिन अकेले इतने बड़े संकट से गुजरने की बात सच में दिल को भारी कर देती है। पापा के जाने के बाद माँ के साथ ऐसा व्यवहार और अपनों का मतलबी होना, ये सब सहना आसान नहीं है। लेकिन सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है और कीमती पल में इन लालची लोगों के हाथों उनको मत जाने दो अपने कीमती पलों को। तुम अपने आप में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो, ठीक है? और तुम्हारे पास हिम्मत भी है। ये बात तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही है रीटा। कैथरीन ने रीटा के आंसुओं को पोंछा। सौम्या ने उसे पानी का ग्लास पकड़ाया। उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं। तुम्हारे पास ज़मीन के आधे कागज़ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इन कागज़ों को संभाल कर रखो क्योंकि ये तुम्हारा हक दिखाते हैं, ठीक है ना, प्रूव करते हैं। पुलिस और मुखिया अगर काम नहीं कर रहे तो छोटी जगह का सिस्टम ऐसा ही होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब जानते हैं क्या बकवास होता है। लेकिन तुम इसे बड़े लेवल पर लड़ सकती हो। क्या तुम किसी वकील तक पहुँच सकती हो? कोई छोटा सा भी वकील जो तुम्हारे कागज़ को देखे, तुम्हें लीगल रास्ता बताए। अगर गाँव में कोई भरोसेमंद इंसान नहीं है तो शहर में किसी एनजीओ या लीगल एड सर्विस तक बात करने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ के लिए ज़रूरी है, उनका हक बचा सके तो शायद उन्हें भी थोड़ी शांति मिलेगी। फिर कैथरीन ने कहा, सच में रीटा, तुम्हारी चाची, मौसी, मामा और बहन के बारे में क्या कहूँ, दिल से बुरा लग रहा है यार मुझे भी। जब अपने ही ऐसे करते हैं, नॉनसेंस। लेकिन तुम उनके लेवल पर मत जाओ। तुम अपनी माँ के साथ खड़ी रहो, उनके लिए लड़ती रहो। आत्महत्या करना है ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। जब सब अंधेरा लगता है, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद भी ना बड़ा उजाला ला सकती है यार, समझा कर बात को। फिर सौम्या ने कहा, रीटा
तुम अकेली नहीं हो। अगर दिल से दिल तक बात करनी हो तो हम दोनों में से तुम कभी भी किसी को भी कांटेक्ट कर सकती हो, ठीक है ना। एक बात छोटे कदम से शुरू करो, किसी भरोसेमंद इंसान से बात या लीगल मदद ढूंढने की कोशिश। तुम्हारी माँ के लिए और खुद के लिए हिम्मत मत छोड़ना कभी भी, ओके। तुम में वो ताकत है जो तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती है, और वो तुम्हारे अंदर ही है यार रीटा। रीटा ने सुबकते हुए कहा, मैं खुद एक वकील हूँ, लेकिन कानून अंधा होता है। कोर्ट में सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है। क्या पिता के मर जाने के बाद में एक लड़की का जीवन खत्म हो जाता है? क्या बेटा ही सब कुछ होता है? सौम्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम खुद वकील हो तो तुम्हें पता है कानून कितना धीमा और कभी कभी बेबस सा लगने लगता है। तारीख पर तारीख वाली बात दिल को सच में चुभती है, खासकर जब तुम अपने हक के लिए लड़ रही हो। ये सुन के और भी दुख होता है कि जो इंसाफ के रखवाले होते हैं उन्हें भी कभी कभी ये सिस्टम थका देती है। लेकिन तुम वकील होने के साथ साथ एक लड़की भी हो, एक बेटी भी हो, और ये बात तुम्हें कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाती है, ठीक है। इसके बाद कैथरीन ने कहा, पिता के मर जाने के बाद एक लड़की का जीवन ख़त्म नहीं होता पागल। ये सोच बहुत पुरानी हो चुकी है, ओल्ड थॉट पागल। तुम्हारे जीवन उतना ही कीमती है जितना किसी बेटे का या किसी और का, ओके। ये बात है, बेटा ही सब कुछ होता है, ये कोई बात थोड़े है। समाज का एक बोझिल विचार है, फालतू। लेकिन तुम इस विचार को अपने ऊपर हावी मत होने देना रीटा। तुम अपने पापा की बेटी हो, उनकी हिम्मत हो, उनका हक हो। तुम खुद एक पूरी शक्ति हो तुम्हारे माँ के लिए, तुम उनका सहारा हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, ओके। अब आगे किस तरह से रीटा अपने मनोबल को बढ़ाएगी और सौम्या हमेशा की तरह डेफिनेटली उसकी किस तरह से मदद करेगी, और जानेंगे कि शादी के इस माहौल में और कौन कौन से नए नए परेशानियाँ लोग वहाँ पर फेस करेंगे और फिर क्या क्या परेशानियों का निदान उनको मिलेगा। आने वाले चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, और सौम्या की खटास हेमांग के साथ कम होगी या फिर बढ़ेगी उसके बारे में भी जानेंगे। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे होता है कंप्लीट। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।